दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का वीडियो प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए है। मैं आज के वीडियो में प्राइवेट स्कूल संचालकों से बात करना चाहूँगा और उनको अपनी तरफ से जो मेरे को जानकारी है वो बताना चाहूँगा। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्कूल को किसी भी ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से संचालित करते हैं। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट अधिनियम, सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अंतर्गत देवस्थान विभाग में होता है, जो अपने हनुमानगढ़ कार्यालय है इसका। और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 20 के अंतर्गत हमारे यहाँ से रजिस्ट्रार सोसाइटियों के अंतर्गत होता है, जो मीरा चौक श्रीगंगानगर में इसका कार्यालय है। ये आजकल ऑनलाइन होने लगा है। इसके बाद में आप जब इसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइवेट समिति की फ़ीस जो है लगभग 10,000 या 10,020 रुपये है और ट्रस्ट की कोई फ़ीस नहीं है। तो आप यदि इसको बना लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको नियमानुसार, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी, इसके बाद में आपको अप्लाई करना होता है स्कूल की एफिलिएशन के लिए। स्कूल की एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको छात्र संख्या, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और अध्यापकों का विवरण, प्लस आपके पास में जो आपको बालिका आरक्षित कोष में राशि जमा करवानी होती है। इसके अलावा यदि आपको अपने भवन की पूरी डिटेल देनी होती है, ये सभी जानकारियाँ आपको ऑनलाइन देनी होती है राजस्थान प्राइवेट शिक्षा पोर्टल पर। और इसके बाद में आपको मान्यता मिलती है। मान्यता मिल जाना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके बाद में स्कूल चलाना एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए आपको रेपुटेशन आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। और आप यदि स्कूल चलाते हैं तो आपको बहुत ही संयम के साथ स्कूल चलाना होता है। आप लोगों से संपर्क करते हैं और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने स्कूल को बढ़ाते हैं। और स्कूल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ ही आपको एक बड़ी समस्या और आती है कि स्कूल का रिकॉर्ड का प्रबंधन। तो दोस्तों, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है, आपके स्कूल को रिकॉर्ड का प्रबंधन भी करना होगा। और जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले लगाना होगा छात्र उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति पंजिका से पहले आपको लेना होगा छात्र का प्रवेश फार्म। छात्र का प्रवेश फार्म लेकर के आप उसको छात्र के स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज करेंगे और उसके बाद में आप उसका नाम छात्र प्रवेश रजिस्टर में लिखेंगे। और छात्र प्रवेश रजिस्टर जो है वो कक्षा अध्यापक के पास रहेगा। कक्षा अध्यापक उसमें संपूर्ण डिटेल आपके क्लर्क से मिल करके और स्कॉलर रजिस्टर से देख करके उसमें पूरी डिटेल भरेंगे। और इसके बाद में इस छात्र से संबंधित आगे का रिकॉर्ड आता है कि छात्र का रिजल्ट, और छात्र का रिजल्ट के लिए आपको एक रिजल्ट का प्रभारी, परीक्षा प्रभारी बनाना होता है। इसके अलावा आपको करना होता है एक अध्यापक को नियुक्त, जो टीसी या क्लर्क को, जो बाद में कभी बच्चा स्कूल छोड़ करके जाता है तो उसको टीसी देना होता है। इसी प्रकार से कुछ चरित्र प्रमाण पत्र है, टीसी है, ये सब चीज़ें आपको देनी होती है। ये तो हुआ दोस्तों छात्र के संबंध में बात। इसके अलावा आती है फिर आपके पास कर्मचारियों की बात। कर्मचारियों के लिए आपको एक आपकी मैनेजमेंट के अंदर प्रस्ताव पारित करना होता है कि आपको एक मतलब इस तरीके से कर्मचारियों की आवश्यकता है और इसके लिए एक साक्षात्कार लिया जाए। साक्षात्कार लेने के पश्चात आप फिर इसके बाद में संस्थापन रजिस्टर बनाना होता है। संस्थापन रजिस्टर में सारी डिटेल रहती है टीचर्स की। इसके बाद में आपको करना होता है उनका नाम, उनको ज्वाइनिंग करवानी होती है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी उनकी सर्विस बुक में लग जाती है। सर्विस बुक तैयार की जाती है जिसमें उस टीचर का पूरा ब्यौरा रहता है और एक सर्विस बुक रहती है। इसके अलावा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट रहती है जो सेल्फ टेस्टेड रहते हैं। इसके बाद में क्या करना होता है कि आपको उसका जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर उसका नाम आपको कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में लिखना होता है और उसके बाद में सैलरी रजिस्टर में लिखना होता है, ताकि आप मंथली उनको सैलरी दें तो आप उनसे हस्ताक्षर करवा करके भुगतान कर सकें। दोस्तों, 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना है तो आपको चेक के माध्यम से ही करना चाहिए। और वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि 5,000 रुपये तक का भुगतान भी चेक के माध्यम से करना चाहिए। इसके अलावा आपको कर्मचारी के बारे में पूरी डिटेल, फ़ोटो वोटो सब उसके अंदर लगा करके रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपका, मैंने बताया कि परीक्षा का एक काम बहुत बड़ा काम है। उस परीक्षा के काम के अंदर भी सारा कुछ आपको रिकॉर्ड बिल्कुल सही ढंग से संधारित रखना चाहिए। आदेश पंजिका है जिसके अंदर आपको रोज़ाना आदेश निकालने होते हैं और एक अरेंजमेंट रजिस्टर लगाना होता है जिसमें आपको जो टीचर छुट्टी पर है उसके स्थान पर किसके पीरियड्स वगैरह लगाने हैं, किसके कालांश वगैरह लगाने हैं, इसका रजिस्टर भी रहता है। दोस्तों, इसके बाद में आता है एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, कैश बुक। कैश बुक आपको आवश्यक रूप से संधारित करनी चाहिए क्योंकि ये आरटी के अंदर भी चाहिए और सभी चीज़ में चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको सब काम एक नंबर में हो, आपके बिल मिलें आपको और उन बिलों का आप संधारण उसमें करें। इसी प्रकार से आपके आय का स्रोत
एकमात्र है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के अलावा आप अन्य किसी प्रकार का कोई भी दान अथवा किसी भी प्रकार का शुल्क आप किसी भी बच्चे से नहीं ले सकते। तो ट्यूशन फीस जो है उसकी रसीद प्रॉपरली काटिए, और ऐसा नहीं है कि आपने 1 से लेकर के 101 तक की रसीद काटी और फिर 501 से 600 तक काट दी। ऐसे नहीं है, आप सीरियल से रसीद काटिए और तरीके से उसमें साफ़ सफाई से लिखिए और फिर उसके बाद में उनका इंदराज कीजिए कैश बुक के अंदर। कैश बुक में आप ये भी कर सकते हैं कि 1 महीने में कितनी रसीद कटी उतने पैसे आप उसमें डाल सकते हैं, और डेली भी पैसे डाल सकते हैं, और 15 दिनों के अंदर भी आप ये हिसाब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक फ़ीस रजिस्टर भी लगाना होगा। फ़ीस रजिस्टर के अंदर आपको प्रत्येक बच्चे का नाम लिख करके उसके आगे आपको लिखना होगा कि इसकी वार्षिक फ़ीस कितनी है, और आपको आगे कॉलम बनाने होंगे कितनी कितनी फ़ीस इसकी आ चुकी है और कितनी फ़ीस आनी बकाया है, ताकि आरटीई के निरीक्षण के टाइम में आप दिखा सको। इसके अलावा दोस्तों, वर्ष के अंत में आपको बनानी होती है एक सीए रिपोर्ट, ऑडिट करवानी होती है। ऑडिट करवाने के बाद सीए रिपोर्ट बनती है। सीए रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको अनेक तरह की समस्याओं से बचाती है। दोस्तों, आजकल ट्रस्ट सोसाइटी में आयकर अधिनियम की धारा 12A के अंतर्गत कुछ छूटें प्राप्त है, वो छूट भी आपको लेनी चाहिए। अगर आप छूट नहीं भी लेते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का पैन नंबर ज़रूर लेना चाहिए, और पैन रजिस्टर करवा करके आपको हर वर्ष इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर भरनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों, आप पर कुछ नियम लागू होते हैं, उन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। उनमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपका भवन सुरक्षित होना चाहिए। अब भवन सुरक्षित के लिए आपको PWD में नियमानुसार अप्लाई करके भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, जिससे आप बुरे समय में आप अपना भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र दिखा सकें। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र भवन का निरीक्षण करने के बाद जारी किया जाता है। आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी आपको सर्टिफिकेट नगर परिषद से लेना चाहिए। आपका बिल्डिंग सेफ्टी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा आपको एक अग्निशमन प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से नगर परिषद विभाग से प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक राज्य सरकार द्वारा बच्चों की बीमा की योजना है, वो बीमा भी आपको आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी बनती है, यदि आपके पास में 10 कर्मचारी कभी भी किसी भी वक्त काम किए हों और आपने अपने डाइस प्रपत्र में उनका नाम दिया हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ESIC में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ESIC एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी लाभदायक योजना है और बहुत ही बेनिफिट देने वाली योजना है, और इसके अंदर आपको रजिस्टर्ड आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। क्योंकि यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो भी आप ये समझिए कि आप रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आपके द्वारा जमा कराया गया डाइस प्रपत्र ESIC विभाग के पास पहुंचता है। वो अलग बात है कि ESIC डिपार्टमेंट के पास समय या कर्मचारियों की कमी की वजह से उस पर अभी काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो कभी न कभी आपके पास उसका नोटिस आएगा, और वो नोटिस जो है पीछे से जब से आपके पास 10 कर्मचारी थे तब से आपका ड्यू एंड ड्रा चार्ट बना करके भेजा जाएगा। दोस्तों, ESIC का पैसा भरना ही पड़ता है और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम उसमें डिफ़ाल्टर होते हैं, क्योंकि हमने खुद उसको सूचना नहीं दी। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि ESIC में यदि हमने हमारे कभी भी 10 कर्मचारी रहे थे तो, और ये कानूनी ड्यूटी भी है हमारी कि हम उसको स्वतः ही रजिस्टर्ड करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी एक अगली जिम्मेवारी बनती है EPF की। यदि आपके संस्थान में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो आपको EPF भविष्य निधि के अंदर भी रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, और उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड करवा करके आप अपने कर्मचारियों को और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने स्कूल के अंदर अन्य भी कई प्रकार के गतिविधियां हैं, खेलकूद है, इन सब के रजिस्टर संधारित करने चाहिए। इसके अलावा कई स्कूल जो है अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो अपग्रेड करवाने के लिए भी आपको अपग्रेड के लिए जब मान्यता की डेट आती है तो आप उसमें अपग्रेड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास में है सोसाइटी या ट्रस्ट। सोसाइटी या ट्रस्ट के अंदर आपको नियमानुसार बैठकें करते रहना चाहिए। प्रबंध समिति की बैठकें भी करते रहना चाहिए और साधारण सभा की बैठक करते रहना चाहिए। आप समिति के अंदर कम से कम आपको वर्ष में 5 बैठकें आवश्यक है, और साधारण सभा की 1 बैठक आवश्यक है, और आपको वर्ष के अंत में नियम 4 व 4 की सूचना भी रजिस्ट्रार समिति को भिजवानी होती है। इसी प्रकार से ट्रस्ट में भिजवानी होती है। इन सूचनाओं के साथ में वर्तमान प्रबंध समिति, साधारण सभा और आपके आय व्यय के लेखों का हिसाब समस्त आपको वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में भी और शिक्षा विभाग में या ट्रस्ट के अंदर आपको जमा करवाना होता है। आप ने यदि कोई प्रबंध समिति के चुनाव किए हैं, क्योंकि आपने टाइम दे रखा है 3 साल का, और ये हमारे राजस्थान शिक्षा अधिनियम जो है, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 में ये प्रावधान किया गया है कि आप 3 साल के लिए कमेटी का चयन करेंगे। तो दोस्तों, उस कमेटी को आप 3 साल बाद चुनाव करा करके भी आपको ये सूचना देनी होती है। इसके अलावा
आप संविधान संशोधन करते हैं, किसी प्रकार का आपको लगता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो आप उस संविधान संशोधन की सूचना भी आप नियमानुसार रजिस्ट्रार समिति संस्थाओं को दे करके और उसके बाद आप अपना उनसे नकल प्राप्त करेंगे ताकि आपको आगे लाभ हो सके। इसी प्रकार से दोस्तों आप अन्य भी जितने भी इसमें सोसाइटी के अंदर आप कमेटियां बनाते हैं, जिसमें भी जैसे आजकल स्कूल की एसएमसी बनती है, तो एसएमसी को भी बनाया जा सकता है, उसकी सूचना भी आपको नियमानुसार देनी चाहिए। दोस्तों मैंने काफ़ी प्रयास किया है आपको समस्त प्रकार की सूचनाएं देने के लिए, तथापि ये एक समुद्र है, इसके अंदर बहुत से काम होते हैं, सारी सूचनाएं एक साथ इस वीडियो में नहीं दी जा सकती। यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहें ESIC पर, EPF पर, रिकॉर्ड संधारण पर, तो दोस्तों मैं निःशुल्क और बिल्कुल निःशुल्क, और मेरा कोई शुल्क नहीं है और मैं किसी भी प्रकार का छुपा हुआ मूल्य भी नहीं है, मैं निःशुल्क हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो जानकारी है वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप ये मानिए दोस्तों कि मैं आपके सहायक के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप RT के रिकॉर्ड के लिए हो या किसी प्रकार की जानकारी के लिए हो, दोस्तों मुझे जानकारी रखने का शौक़ है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया मैंने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों आपको जानकारी मेरे से प्राप्त करनी है तो मेरा नंबर है 7976485064। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 7976485064। दोस्तों इसके अलावा यदि आप CBSE की मान्यता के लिए भी कोई जानकारी चाहते हैं या IAS बोर्ड की मान्यता देना चाहते हैं, DPS की मान्यता, BEd STC के मान्यता के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको निःशुल्क मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप ये ध्यान रखें कि आप जब मुझे मिलने के लिए आएँ तो वो रविवार का दिन हो, इसके अलावा मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और आप कॉल करें तो ये भी ध्यान रखें कि दोपहर में 12 बजे से लेकर, या मैं स्कूल टीचर हूँ तो स्कूल टाइम में आप मेरे को कॉल नहीं करें, उसके आगे पीछे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। राजकीय स्कूल के जो टीचर के जो समय होता है उस स्कूल के टाइम में मुझे कॉल नहीं करें। इसके आगे पीछे मैं कभी भी आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।